देखिए, शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। इसमें शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देता है, क्योंकि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण कोई मौलिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक व मानवीय कारकों से गतिशील एवं प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से सीखने के अनुभवों को विस्तार देते हैं। शिक्षण को हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए एक विद्यालयी उपकरण कहा जाता है। वर्तमान शैक्षिक परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता भी लाना भी है। शिक्षण के मुख्य 3 पक्ष होते हैं, जो एक दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े रहते हैं। ये 3 पक्ष हैं: शिक्षक, विद्यार्थी व पाठ्यक्रम। शिक्षण के द्वारा ही नवीन विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने में सफल होता है। क्लार्क कहते हैं कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया शिक्षण है। B.O. स्मिथ, अधिगम को अवप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। L.L. पेस, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला अनुभवों पर आधारित है, विज्ञान इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अवप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठचर्या का शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण मनोवैज्ञानिक N.L. पेज के अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण अनुभवों पर आधारित इसलिए कला है। शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष को महत्व को दर्शाता है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। टीचिंग इज एन इंटर प्रोसेस। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन। शिक्षण निर्देशन के 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया जाता है। शिक्षण के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित हैं: संलग्नता, अन्वेषण, संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत मूल्यांकन, विस्तार, मानक। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग सोशल एंड प्रोफेशनल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया। टीचिंग इज किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है।
शिक्षण तार्किक प्रक्रिया, टीचिंग इज अ लीगल प्रोसेस। विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठचर्या का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। शिक्षण औपचारिक के साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा का कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया, टीचिंग इज अ थेरेपेटिक प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया, टीचिंग एज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस। शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु कार्य करती है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है और विद्यार्थी जीवन भर कौशल, ज्ञान, क्षमताओं का अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षण के उद्देश्य सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना, शारीरिक व मानसिक विकास, आध्यात्मिक व नैतिक विकास, परिस्थिति से अनुकूलन। शिक्षण के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, जीविकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक व चारित्रिक चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास। शिक्षण की विशेषताएं, प्रगतिशीलता, विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, भावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूलन। उत्तम विधियों पर आधारित प्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित निर्देशात्मकता, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, निदानात्मक, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षक दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार हैं। शासन की व्यवस्था के आधार पर निरंकुश शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन होता है। जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे भारतीय शिक्षा पद्धति अधिगम स्तर के आधार पर स्मृति स्तर पर शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। इस स्तर के विद्यार्थियों में विद्यार्थी अधिगम की विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखा जाता है, उसे समझा नहीं सकता। अवबोध स्तर का शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है तथा साथ ही उदाहरणों और गैर उदाहरणों से अलग अलग करने की समझ विकसित होती है। विमर्शीय स्तर का शिक्षण एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के इन तीनों स्तर पर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास होता है। शैक्षणिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम, औपचारिक शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण में कुछ बाध्यकारी नियम होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक माना जाता है, जैसे स्थान, समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि से संबंध नियम। अनौपचारिक शिक्षण की व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है, इसका मुख्य उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है। अनौपचारिक शिक्षण, इस प्रकार का शिक्षण समस्त बाध्यताओं से मुक्त होता है, अतः यह औपचारिक शिक्षण के विपरीत होता है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण में विभिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें कुछ बाध्यताएं एवं कुछ स्वतंत्रताएं सम्मिलित रहती हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने उद्देश्यों का पूर्व ज्ञान होना, जैसे औपचारिक शिक्षण की विशेषताओं सहित स्थान व समय से मुक्त जैसी और अनौपचारिक शिक्षण की विशेषताओं का एक साथ होना।
उद्देश्यों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव सर्वप्रथम बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके 3 रूप हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण, कॉग्निटिव टीचिंग। इस शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है: ज्ञान अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। भावात्मक शिक्षण, इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है: ग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। मनोगत्यात्मक शिक्षण, साइकोमोटर टीचिंग, इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। इस शिक्षण के विकास का 6 चरणों में पूरा किया जाता है: उद्दीपन, कार्यकरण, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण एवं आदत निर्माण। शिक्षण स्वरूप के आधार पर वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन क्रिया। शिक्षण के सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांत के विभिन्न चरणों से जो शिक्षक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं नीचे प्रस्तुत हैं: प्रेरणा का सिद्धांत, उद्देश्यों का निर्धारण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास पुनरावृत्ति का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, अस्त्रानुकूलन सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है। शिक्षण सूत्र शिक्षक पर आधारित होते हैं। शिक्षण सूत्र को निम्न रूपों में समझा जा सकता है: पूर्ण से अंश की ओर। यह शिक्षण सूत्र विषय वस्तु के संपूर्ण ढांचे की आधारभूत जानकारी देने के बाद ही उसके अंशों का पर शिक्षण को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष विषय वस्तु की जानकारी के स्थानीय वातावरण के प्रत्यक्ष उदाहरणों से अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगम को इंद्रियों की अनुभूति पर आधारित करने पर बल दिया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर विषय वस्तु को पहले इकाइयों में अधिगम करवाया जाता है, इसके बाद सामूहिक अधिगम करवाने पर बल दिया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण को पहले ज्ञात विषय वस्तु से जोड़ते हैं, फिर अज्ञात को ओर बढ़ते हैं। सरल से जटिल कठिन की ओर अधिगम का आधारभूत सूत्र है कि विद्यार्थी पहले सरल बातों को समझता है, फिर कठिन बातों को कुछ अन्य शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षण की अवस्थाएं व क्रियाएं, फेजेज ऑफ टीचिंग। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है। शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण की अवस्थाओं या क्रियाओं के अंतर्गत इनके 3 सोपान है। पूर्व तत्परता अवस्था। इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इसके प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं: शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का नियोजन करना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना, किसी विशेष विषय वस्तु का या प्रकरण के लिए युक्तियों का विकास करना, मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। अंतः प्रक्रिया अवस्था। शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा गतिविधियाँ प्रत्यक्षतः शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती हैं, वे सभी इसी अवस्था का अंग होती हैं। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद हैं: विद्यार्थियों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, उद्दीपकों का चयन, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, युक्तियों का प्रयोग, युक्तियों का विस्तार, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियाँ। तत्परता के बाद की अवस्था, पोस्ट एक्टिव फेज। इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। किसी कार्य को करने के लिए निर्धारित उद्देश्यों को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया जाता है, यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती हैं: शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति, समुचित
मूल्यांकन विधियों का चयन, शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में निर्णय। तो अब प्रेरणा की शक्ति, मोटिवेशन पावर्स, किसी भी व्यक्ति द्वारा के व्यवहार में स्थायित्व लाने का कार्य प्रेरणा मोटिवेशन के द्वारा ही होता है। अब प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। प्रेरणा के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाकर उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। अब प्रेरणा के दो रूप होते हैं जो शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी हैं। बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य प्रेरणा प्रभावी होती है, जबकि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं कार्य करती हैं। व्यवहार परिवर्तन में वातावरण की भूमिका भी प्रभावी सिद्ध होती है। अतः शिक्षण के दौरान कक्षा का वातावरण इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थी अपेक्षित क्रियाएं संपन्न करने के साथ साथ अपने उद्देश्य हेतु प्रतिबद्ध भी हों। मनोविज्ञान के अनुसार आंतरिक प्रेरणा बाह्य प्रेरणा से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षण कार्य कराते समय आंतरिक प्रेरणा प्रदान करने हेतु शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रेरणा का शैक्षिक महत्व, अधिगम के लिए प्रोत्साहन, व्यवहार में परिवर्तन, अधिकाधिक ज्ञानार्जन, अनुशासन विकास करना, मार्गदर्शन, सामाजिक व चारित्रिक गुणों हेतु, उच्च आकांक्षा हेतु। अधिगम की परिस्थितियाँ, शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियाँ अधिक उपयोगी हैं। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में अधिगम की 3 8 दशाओं भेदों के बारे में लिखा है। ये दशाएं कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ऊपर से नीचे जाने की कठिनाइयों का स्तर बढ़ता जाता है। संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, यह पावलोव की शास्त्रीय अनुबंध क्रिया पर आधारित है। इसके अंतर्गत संकेत मात्र से ही अधिगम कराया जाता है। इसमें प्राणी एक संकेत के प्रति उद्दीपक प्रतिक्रियाएं करना सीखता है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यह थार्नडाइक के संबंध तथा स्किनर के सक्रिय अधिगम का रूप है। गेने ने इस अधिगम के अंतर्गत थार्नडाइक के प्रयास एवं भूल अधिगम तथा स्किनर के कार्य अनुबंध अधिगम को रखा है। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे? चेन लर्निंग, इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से एक श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती हैं। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, यह श्रृंखला अधिगम की ही एक प्रकार है। जब श्रृंखला शाब्दिक अधिगम अव्यक्त से संबंधित हो जाती है तो उसे शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि इस अधिगम के उदाहरण हैं। विभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदन अधिगम के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है। एक जैसे दिखने वाले उद्दीपनों में विभेद करने की क्षमता आ जाती है और बच्चा विभेदी उद्दीपन के अनुरूप अनुक्रिया करने में समर्थ हो जाता है। जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है। संप्रत्यय अधिगम, जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बताते हैं, उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सर्वप्रथम केंडलर ने इसका उल्लेख किया था। नियम अधिगम, नियम अथवा सिद्धांत अधिगम ने विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। इस अधिगम में 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, जिससे एक नियम की संकल्पना का निर्माण होता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम में नियम अधिगम का ही प्राकृतिक विस्तार होता है। नियम अधिगम के साथ साथ विद्यार्थियों को अपनी मौलिकता का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुँचते हैं। इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है और शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं।